हेलो दोस्तों, द हाउंटन टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त दीप। और अब वक्त है डरने का। दोस्तों, आज मैं आपको डराने के लिए फिर से लेकर आया हूं बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और डरिए मेरे साथ यानी दीप के साथ। सुबह के 9 बज चुके थे और आदित्य बहुत जल्दी कर रहा था अपने कॉलेज जाने की, क्योंकि आज उसे एडमिशन लेना था। आदित्य का कॉलेज मनाली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। मनाली की सुंदर हरी भरी वादियों और हरे जंगलों के बीच था कॉलेज। आज वहाँ बहुत भीड़ थी, लाइन पर लाइन लगी हुई थी। पर आदित्य बड़ी चैन की सांस लेते हुए बाहर आया, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था। और फिर उसने सारा कॉलेज घूमा। सब कुछ आदित्य को बहुत अच्छा लग रहा था, सिवाय एक चीज़ के, जो कॉलेज के पीछे विशाल्य अजीबोगरीब पेड़ था। फिर उसने उसे अनदेखा किया और घर चला गया। एक हफ्ते बाद से उसकी बीएससी की क्लास शुरू होने वाली थी। आदित्य मनाली में अकेला रहता था। वो कुछ सामान अनपैक कर ही रहा था कि डोरबेल बजी। जी, आप कौन? आदित्य ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मेरा नाम हिम है और ये आशी है। हम तुम्हारे क्लास में ही पढ़ते हैं। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। तीनों ने काफ़ी सारी बातें की तो आदित्य ने दोनों से उस पेड़ के बारे में पूछा। पेड़ का नाम सुनते ही हिम और काशी एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे पर डर उभर आया। वो आदित्य को घबराते हुए समझाने लगे कि वो कभी भी उसके पास ना जाए। वो एक श्रापित पेड़ है। धीरे धीरे वो दोनों आदित्य के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आदित्य रोज़ अपनी क्लास में बैठता और ध्यान से उस पेड़ को देखता, पर पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो बड़ा विचित्र और भयानक लगता था। और वैसे भी हिम और गांव वालों से उसने उसके बारे में काफ़ी बातें सुनी थी कि इस पर किसी औरत की आत्मा रहती है। आदित्य वैसे तो बहुत मॉडर्न था, पर भूत प्रेत में उसका यकीन था। वो जानना चाहता था कि आखिर इसमें क्या राज है। कुछ दिनों बाद एक शाम वो उस पेड़ के पास गया और उसके चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक जब वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने वहाँ कई आवाज़ें लगाई। कौन है जहाँ? कौन रहता है जहाँ? इस पेड़ पर अगर कोई रहता है तो वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? फिर वो चुप हो गया और बोला, अरे कोई नहीं है, बस ऐसे ही कहानियाँ बनाई गई हैं। ये कहकर वो पेड़ के पास बैठ गया। बैठे बैठे ना जाने कब उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे, और फिर अचानक एक औरत सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदिवासी हो, और उसकी वो खौफनाक और प्यासी आंखें ऐसी थी जैसे सदियों से किसी की राह देख रही हो। आदित्य उसे देखकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया। उसकी शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो गई थी। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उस औरत ने आदित्य का हाथ पकड़ा और पेड़ के अंदर चली गई। आदित्य को कुछ समझ आता इससे पहले उसने देखा कि चारों तरफ उसी तरह के खौफनाक पेड़ थे और उन सभी पर कंकाल लटक रहे थे। तेज तेज रोने की आवाज़ें आ रही थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत तेज चलाया और यहाँ वहाँ भागने लगा, पर वो कितना भी भागता वापस उसी जगह पर आ जाता जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी आदित्य की आंख खुल गई तो उसने देखा कि वो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसने एक पल भी बिना गवाए वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ सीधा घर आ गया। तभी हिम और काशी उसके जहाँ आते हैं और बताते हैं, कॉलेज में दीपावली फंक्शन है रात में। आदित्य को परेशान देख
दोनों उसका कारण पूछते हैं, पर आदित्य टाल जाता है। रात में सब मिलकर पार्टी में देर तक डांस करते हैं और पार्टी खत्म हुई रात के 1 बजे। सब चले गए, तीनों घर जा ही रहे थे कि तभी आदित्य ने अचानक वही पेड़ कुछ ही दूरी पर देखा जिसके पास वो औरत भी खड़ी थी। आदित्य चौंका और घबरा कर बोला, अरे ये पेड़ यहाँ कैसे? क्या कर रहा है यहाँ? फिर वो बोल ना सका। हिम और काशी घबरा गए और बोले, कहाँ है पेड़? कौन सा पेड़? आदित्य ने फिर इधर उधर देखा तो भौचक्का रह गया। वो बोला, अरे वो पेड़ कहाँ गया? आदित्य का सिर चकरा गया और बेहोश हो गया। होश आने पे देखा तो रात के 3 बज चुके थे। हिम और काशी उसके पास सो रहे थे। आदित्य ने हिम को उठाया और सारी बात बताई। हिम ने उसे समझाया कि यार वो बहुत खतरनाक पेड़ है, उसके बारे में मत सोच और सो जा। मैंने गांव वालों से उसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं। चल मैं जहीं हूँ तेरे पास सो रहा हूँ। फिर दोनों सो गए, लेकिन सपने में तो फिर वही आदित्य पेड़ के पास पहुँच गया। यहाँ वो औरत गहनों से लदी हुई खुशी से नाच रही थी। उसकी चारों ओर खून ही खून था, जिसे वो बार बार अपने जिस्म पे लगाती। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा वो औरत बोली, चला जा यहाँ से। अगर ज़िंदगी से प्यार करता है तो इस पेड़ के पास मत आया कर और इसका राज राज ही रहने दे, वरना। और फिर वो गायब हो गई। फिर आदित्य की आंख खुल गई। उसने देखा हिम उसके पास नहीं है तो वो और डर गया। उसने सब जगह हिम को ढूंढा और आवाज़ भी दी, पर हिम का कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया कि वो औरत उसे नहीं छोड़ेगी। वो बहुत डर गया और उसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया तो देखा उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर रखा था। उसने पीछे देखा तो हिम सो रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो यही था। तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर हिम सो गया, पर आदित्य को लग रहा था वो पागल हो जाएगा। 2 दिन से आदित्य घर में बंद था उस औरत के डर से, जिसे वो जानता ही नहीं था। लेकिन आज फिर आदित्य कॉलेज गया और छुट्टी के बाद गुस्से से लाल पीला हुए उस पेड़ के पास पहुंच गया। वो गुस्से से पेड़ को हाथ और लात मारने लगा। तभी एक लकड़ी का तख्ता सा खिसक कर गड्ढा बन गया। उसने बड़े आश्चर्य से गड्ढे में देखा तो एक लाल पोटली पड़ी हुई थी। उसने तुरंत उठाई। बहुत भारी होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल पाया तो वहीं बैठे बैठे खोलने लगा, और जैसे ही पोटली खुली वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसमें सोने चांदी के बहुत पुराने गहने रखे थे, जो आज भी उतने ही चमक रहे थे जितने कि नए होने पर चमकते हैं। उसने उन गहने को घर ले जाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, वो तुरंत आग की तरह लाल हो गए। आसमान काला हो गया और तेज आंधी सी आने लगी। वो पेड़ जो बिल्कुल सूखा था, उसमें से खून की धारा बहने लगी। और फिर वही औरत जो गहने से लदी हुई थी वहाँ आ गई। उसने आदित्य से कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू नहीं माना। आखिर मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले कई लोगों के साथ किया। तू जानना चाहता है कि मैंने क्या किया है उन लोगों के साथ? चल मेरे साथ। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उस गड्ढे में ले गई। वहाँ आदित्य ने देखा कि हर तरफ कंकाल, खून और मांस के लोथड़े पड़े हैं। इधर उधर लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिनके ऊपर सांप, कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो हंसने लगी और बोली, ये सब तेरी तरह थे, जो मेरा भेद जानना चाहते थे, पर मैंने उन्हें मारा नहीं। मैंने इन सब के साथ सुहाग रात मनाई। ऐसा करने से मेरा सौंदर्य निखरता है, और फिर बस सबका खून पिया, जिससे मैं और ताकतवर होती हूँ। और फिर मैं इनके खून में नहाती हूँ, जिससे मेरे ये गहने और भी चमकदार हो जाते हैं। उस औरत की बातें और ये राक्षसी हंसी सुनकर आदित्य ठंडा पड़ गया। उसे नहीं समझा रहा था कि वो क्या करे। उसने जहाँ से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, वो औरत फिर से बोल पड़ी, कहाँ जा रहा है?
देख मैंने हमारी सुहागरात के लिए कितनी अच्छी सेज सजाई है। आदित्य ने उधर देखा तो बदबूदार मांस के लोथड़े का एक बिस्तर लग चुका था, जिस पे जाकर वो औरत कामुक अवस्था में लेट गई। अब तुम्हें भी यहीं सुला दूंगी, पर एक प्यारी चीज़ दिखाने के बाद। देखना चाहोगे? उधर देखो। आदित्य ने उधर देखा तो वो खड़ा ना रह सका और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि दीवार पर काशी की लाश लटकी हुई थी। उसे बार बार आशी का चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। फिर उस औरत ने उसे एक और चीज़ दिखाई, जो कि हिम की लाश थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब असलियत में हो रहा है या सपने में। आदित्य गुस्से में आकर बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे दोस्त को मारा। बोल तूने ऐसा क्यों किया? वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, बेचारा इतना भी नहीं जानता कि ये तेरी आशी और तेरा दोस्त जिंदा कब था। अरे बेवकूफ़, उसे तो मैंने तेरे यहाँ आने से 20 साल पहले ही मार दिया था, पर इनकी आत्माओं को मैं मार नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने शादी करके सुहाग रात भी मना ली थी और मैं सिर्फ कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाती हूँ, जो मेरी प्यास बुझाते हैं। तेरे दोस्त ने इस पेड़ के पास आने के लिए मना किया था ना, वो उनकी आत्माएं थी, लेकिन मैं तुझे कैसे जाने देती। ये सुनकर आदित्य को याद आता है कि पहले दिन वो कैसे जाने कि मैं यहीं रहता हूँ। उन्हें कैसे पता चला कि मैं पेड़ के पास जाना चाहता हूँ। जब मैं काशी के पेड़ के पास जाने को कहता था तो काशी गुस्सा हो जाता था। और उस दिन हिम कहाँ गायब हो गया था। आदित्य वो सारे पल याद कर कर फूट फूट कर रोने लगा। उधर वो औरत जोर जोर से नाचने लगी। आदित्य की आंखों में बदले की आग थी। उसने चिल्लाकर पूछा, आखिर तू है कौन? क्या चाहती है? और इन सबको तूने क्यों मारा? बोलती क्यों नहीं? तब उस औरत ने बताया कि मेरा नाम शार्पी है। जहाँ 200 साल पहले एक घना जंगल था, जिसमें हम आदिवासी अपना कबीला बनाकर रहते थे। हम बहुत खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया थी। मैं चाहती थी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। कबीले के सरदार के बेटे से मेरी शादी हो जाए और मैं सारे कबीले की मालकिन बन जाऊं। लेकिन एक दिन सरदार की नज़र मुझ पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मेरे बापू से कहा, तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन मेरे बापू उनकी बात नहीं मानी और बादल से उसी दिन मेरी शादी करा दी, जो मुझे बचपन से प्यार करता था। सब कुछ थे सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा सपना टूट रहा था। उस रात मैं फूलों की सेज पे लेटी बादल का इंतज़ार कर रही थी। बादल ने आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे बदन में बिजली सी कौंधने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अजीब सा लगने लगा, तो आंखें खोली तो चिल्ला पड़ी। बादल मेरे ऊपर तो लेटा था, मगर बिना सिर के। उसके खून में मेरा जिस्म लाल हो चुका था। मैंने उसकी लाश को जोर से फेंका और सामने खड़े सरदार से बोली कि उसने धोखा क्यों दिया। शर्त ये थी कि वो बादल को सुहागरात के बाद मारेगा, लेकिन सरदार ने उसे पहले ही मार दिया और बोला, तू सिर्फ मेरी है और सबसे पहली सुहागरात तुझसे मैं ही मनाऊंगा। मैंने शर्त के अनुसार अपने गहने मांगे तो सरदार ने गहनों की पोटली बादल के खून के ऊपर फेंक दी और जाकर बिस्तर पे लेट गया। जैसे ही मैंने गहने देखी, मेरी आंखें चमक गई और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मिल गई। मैं खून से रंगे गहने उठाकर बड़े प्यार से पहनने लगी और पहनकर राजा की बाहों में सो गई। लेकिन इस बार भी मेरी सुहागरात नहीं हो पाई और मेरे बाबा आकर सरदार को मार देता है। मैं वहाँ से सीधा भागकर सरदार के बेटे के पास आई और उसको अपनी कामसूत्रा में रिझाने लगी। खून से डूबे गहनों से लदा मेरा जिस्म कुंदन सा चमक रहा था और सरदार के बेटे ने मेरी मांग भरी और बोला, आज से तुम मेरी पत्नी और कबीले की मालकिन हो, लेकिन तुम मुझे खून से रंगे गहने तुरंत उतारो और स्नान करो। हम अपनी सुहागरात का प्रबंध करते हैं। मैं सारे गहने उतार कर स्नान करने वापस आई तो मेरा पति जंगल के बीचों बीच मुझे लाया, जहाँ चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। उस दिन मैं
सबसे ज़्यादा खुश थी। वो मुझे जंगल के सबसे पुराने और खुशबूदार फूल वाले पेड़ के पास लाया और बोला, अंदर चलो, इस विशाल पेड़ में गुफा है, उसी में मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। और उस रात मेरी प्यास बुझी, मैं कबीले की रानी बन गई और उन गहनों की मालकिन। लेकिन सुहाग रात गुजरते ही रात के तीसरे पहर वो उठा और जाने लगा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगी। मैं कुछ समझती इससे पहले उसने उस गुफा का रास्ता बंद कर दिया और पेड़ में आग लगा दी और बोला, तू किसी की नहीं हो सकती, तूने अपनों को मारा है, अब यहीं तड़प। तेरी आत्मा इसी पेड़ में कैद और गहनों के मोह में यहीं पड़ी रहेगी, तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जलती रही, चीखती रही, लेकिन वो चला गया। पर देख, मेरी काली शक्तियों ने मुझे जीवित कर दिया। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन चुकी हूँ। उस दिन के बाद मैंने पूरे गांव को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मार डाला। कितना मज़ा आता है किसी को मारने में, पर तू डर मत, तुझे भी बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मरने में। ये कहकर डायन गायब हो गई। आदित्य ने हिम और काशी की लाश को एक साथ रखा और रोने लगा। उसके आंसुओं से बदले की आग निकल रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने तो कोई रिश्ता ना होते हुए भी निभाया मेरे साथ। मुझे आगाह किया, तुम मत जाओ उस पेड़ के पास। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना। तुम लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। अचानक वहाँ तेज रोशनी हुई और काशी और हिम की आत्मा आ गई। आदित्य रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, तुम लोग कहाँ चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। हिम और काशी ने उससे कहा कि ये वक्त रोने का नहीं, दिमाग से काम करने का है। हम तो मर चुके हैं, पर हम तुमको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे और तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसे मारना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने उसे रास्ता बता दिया और कहा कि जब तुम्हें हमारी कभी भी ज़रूरत हो तो रात को दूसरे पहर में याद कर लेना, हम आ जाएंगे। क्योंकि दूसरा पहर ख़त्म होते ही हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। फिर हिम और काशी गायब हो गए। आदि तो तुरंत बाहर जाने के लिए भागा, पर उसके दिल से पुकार आई, जो लोग तुझे जानते भी नहीं वो तुझे बचा रहे हैं, और जिन्हें तू जानता है, अपना दोस्त मानता है, उनकी मौत का बदला लिए बिना तू जा रहा है। वो तुरंत चिल्लाने लगा, शार्पी तू कहाँ है, सामने आ डायन। शार्पी तुरंत आ गई और उसने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। उसे मारने के लिए पहले उसने उस पर कई वार किए और फिर कहा कि मैं रात के तीसरे पहर में रानी बन जाती हूँ। अपने वो गहने पहनकर उसी वक्त तुझसे सुहाग रात मनाऊंगी और तुझे मार दूंगी। कुछ पल और इंतज़ार कर ले मौत का। उसने आदित्य के चारों ओर एक घेरा तैयार कर दिया, जिसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती थी, और अगर वो प्रवेश करेगी तो तुरंत नष्ट हो जाएगी। आदित्य ने तुरंत ही हिम और काशी को पुकारा। हिम और काशी तुरंत प्रकट हो गए और आदित्य ने उन्हें रोका कि तुम लोग इस घेरे के अंदर मत आना, वरना तुम नष्ट हो जाओगे। उसने इन आत्माओं से पूछा कि शार्पी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो हिम ने बताया कि सारी रात के तीसरे पहर में वो एक आम औरत की तरह हो जाती है। उसकी शक्तियाँ उस समय नष्ट हो जाती हैं और उसी समय वो अपने सारे गहने पहनती है और सुहाग रात मनाती है। अगर उसी समय उसे इस पेड़ के साथ जला दिया जाए तो शायद उसे मारा जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें किसी शक्ति की ज़रूरत होगी जो सिर्फ काशी तुम्हें दे सकता है, पर इसके लिए हमें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। आदित्य ने तुरंत ही दोनों दोस्तों को मना कर दिया, पर हिम और काशी ने कहा, जल्दी करो, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। तभी वहाँ शार्पी आ जाती है और सब पर वार करना शुरू कर देती है। तीसरे पहर को शुरू होने में कुछ ही पल बाकी थे, पर आदित्य उनको मना करता रहा। तीसरा पहर शुरू हो चुका था। हिम और काशी ने जैसे ही दोनों के घेरे अंदर कदम रखा तो वो दोनों एक में ही मिल गए, और वहाँ पर इतनी देर रोशनी हुई कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। फिर एक रोशनी की धारा जैसी आकर तेजी से आदित्य के शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत आग बुझ गई। तभी शार्पी बौखलाकर आदित्य के पास जाकर
उसे मारने लगी। अब शार्पी कुछ देर के लिए डायन से साधारण स्त्री बन गई थी। उसे पता था कि अब वो कमज़ोर पड़ गई है। उसने जल्दी से गहने पहने और आदित्य को सेज पे ले जाने लगी। लेकिन अब आदित्य के अंदर हिम और काशी की शक्तियाँ थी। वो बहुत चिल्लाई और हाथ पैर पटकने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी आदित्य बोला, अब तेरा खेल ख़त्म। कहकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस पेड़ में आग लगा दी। शार्पी बहुत चलाई। देखते ही देखते सब कुछ जल गया। तभी फिर से हिम और काशी की आत्माएं आ गई और धन्यवाद कहकर आसमान में कहीं गायब हो गई। अब उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। डायन, शार्पी और वो भयानक पेड़ दोनों खत्म हो चुके थे। ठीक 1 महीने बाद वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम था हिमाशी मंदिर, जो उस जगह की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें अपनी कहानी मुझे फेसबुक पर भेज सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।